हेलो 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 वॉइस ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और बच्चे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, एक बार सभी लोग जुड़ेंगे। थोड़ा सा आपकी क्लास जो है, थोड़ा सा क्या मतलब 5:30 से शेड्यूल थी आपकी क्लास, और 6:30 मुझे करनी पड़ी। क्लास छोड़ मैं सकता नहीं था, क्योंकि एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अब आज ही ये क्लास करनी थी, तो मैंने इसलिए आपकी क्लास को 6:30 बजे शेड्यूल कराया। थोड़ा सा बच्चे आने में मुझे लेट हुआ है। आप में से शायद बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मेरी जो जॉब चल रही है वो नागपुर है, तो वहाँ से मैं सीधा आया और थोड़ा सा ट्रैफिक में लेट हो गया एयरपोर्ट से। तो सीधा आपकी क्लास में ही आ रहा हूँ, आप ये लगा लो। तो चलिए। हाँ, सॉरी लेट होने के लिए, है ना। मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो ठीक है भाई, आज फाइनली हम जो हैं अपनी क्लास को एंड करेंगे, और ये चैप्टर हमारा आज एंड करना है। हमें दो तीन टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। एक तो हमारा सिलेंडर बचा हुआ है, यानी कि बेलन। एक उसके बाद हमारा कोण यानी कि शंकु, और तीसरा हमारा जो स्फेयर है यानी कि गोला। अर्धगोला भी उसी का ही पार्ट होता है, स्फेयर का ही। तो वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, और किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन जो है 3D मेंसुरेशन से कम ही पूछे जाते हैं जीडी में। आपका 2D और 3D में मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मेंसुरेशन शुरू की थी, कि अगर 3D से सवाल बनता है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि या तो क्यूब एंड क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ से बने, और अगर यहाँ से भी गया तो फिर सिलेंडर से तो बन ही जाता है, अगर मैं ये कहूँगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप और किसी से नहीं बना सर, क्या तो वहाँ से भी बना, है ना। आज आप लोग क्लास कर रहे हो, मैं आज आ रहा था तो नागपुर एयरपोर्ट पे, मतलब आप ही के सीनियर 2023 बैच के एक सीआईएसएफ के जवान जब चेक इन करते हैं तो वहाँ मुझे दिखे। और मतलब आ, जब आप लोग सेलेक्ट होकर जाते हो ना, तो आपकी आंखें बता देती हैं कि आपने हमें पहचान लिया है ना। तो वो बच्चा था, वो चेक इन, देखो प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हो? अभी नहीं तो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब समझ जाओगे। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, कि कुछ नियम कानून है कि आपको उससे आगे आप नहीं जा सकते हो। तो और एयरपोर्ट पे तो बहुत सिक्योरिटी होती है। तो वहाँ उस बच्चे ने मतलब दूर से देख के ही पहचान लिया कि उसकी आंखें मतलब चमक गई। वो कह रहा, समझ गया, मैं समझ गया कि यार इसने पहचान लिया है, और ये अ, अपना ही बच्चा है। तो मैं उसके पास गया तो बहुत खुश हुआ वो, और उससे भी ज़्यादा 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना खुशी मुझे हुई। क्योंकि जब आप बच्चे सेलेक्ट होते हो ना, तो और कहीं हमें ऐसे मिलते हो सडनली, तो ना हमें भी एक मतलब एक प्राउड फील होता है कि यार चलो, आपकी जर्नी में कुछ तो हमारा साथ था, और कुछ थोड़ा बहुत 1%, ½ %, 0.1% कुछ तो योगदान हमारा था, और आप उसे भूले नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि आप उसे भूले नहीं हो। नहीं, लोग बाग ऐसे नज़र बचा लेते हैं, दुनिया बहुत बुरी है आप जानते हैं, लेकिन आप लोग बहुत दिन तक, क्या बहुत समय तक याद रखते हो, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी। और नेक्स्ट टाइम आपका भी आएगा, और कभी भी आप कहीं तो मिलोगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात वर्दी में हो, चाहे आप बीएसएफ में हो, चाहे आप सीआईएसएफ में हो, चाहे आप एसएसएफ में हो, एसएसबी में हो, आईटीबीपी, किसी में भी आपका सिलेक्शन हो। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारी भी ऐसे ही मुलाकात हो, और हम भी एक दूसरे को देख के ऐसे स्माइल करें, अरे वाह, आप पहुँच गए यहाँ तक जहाँ का आपने एक दिन सपना देखा था कि यार यहाँ मैं पहुँच जाऊँ, है ना। तो खुशी सी मिली ना बात सुन के, गूज़बम्स से आए ना थोड़े से, कि यार काश मेरे साथ भी ऐसा ही हो। चलिए भाई, तो बहुत बातें हो गई। तो एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था आपको, एक बार देखेंगे बच्चे जरा इसको, क्या है इसमें। वेरी गुड। बच्चे, दो चैप्टर्स हैं। एक तो आपका वो है, क्या कहते हैं, ग्राफ, और एक आपका पार्टनरशिप। 2019 के बाद में इन दोनों से क्वेश्चन बने ही नहीं है। जब से आपका एक नया पैटर्न बना था ना, 20 क्वेश्चन वाला, तब से इन दोनों जो चैप्टर्स हैं इनसे सवाल बने ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अवसर वन बैच सभी का ओपन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कवर करना ही है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा और आप निकाल कर आप ये सोचें कि यार ठीक है मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आपके पास सबके पास अवसर बैच है। अब चूंकि पिछले 5 साल से जो चीज़ें नहीं पूछी गई तो उनमें हमें टाइम देने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अवसर 1 में वो करा दिए हैं और मैंने ही कराए हैं चूंकि, और 2 महीने पहले ही कराए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अब आप अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए प्रॉपर। 1 महीना आपके पास है और आज की डेट 4 तारीख है और अगली 4 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे भाई। 3 समान घनों को एक दूसरे से लगते हुए एक लाइन में रखा गया। इस तरह से बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का तीनों घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के योग के साथ क्या रेशियो होगा। देखो देखते हैं क्या सवाल कह रहा है। कह रहा है कि भाई 3 हमारे पास क्यूब हैं, क्या है, घन। अब 3 क्यूब है, तीनों की लंबाई जो है, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की ए हो जाएगी। अब सुनो बच्चे, अगर मैं ऐसे 3 घन है, ऐसे कितने हैं, मल्टीप्लाई 3, ऐसे हमारे पास 3 घन है। कह रहा है तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सम ऑफ द सरफेस एरिया। अब हमें ये क्लियर नहीं है कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा है या फिर टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। तो मान के चलेंगे कि पहले मान लो कि ना वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अगर टोटल सरफेस एरिया से हमारा क्वेश्चन मैच नहीं किया आंसर, तो फिर हम कर्व्ड यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से उसको करके देखेंगे। वो कह रहा है तीनों, कह रहा है सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, एक क्यूब का होता है 6a², सभी जानते हैं ना। और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 क्यूब है, तो ये हो जाएगा 6×3 = 18a²। यस। और दूसरा केस क्या है कि जब इन तीनों को आपस में जोड़ा गया, ये तो मैंने आपको केस बता ही दिया था भाई कल। जब इन तीनों को आपस में जोड़ा गया तो भाई जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है, वो तो ए लेंथ हो गई 3a। ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई तो चेंज नहीं होगी सर, वो तो ए ही रहेगी। जो चौड़ाई है वो भी ए ही रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, लंबाई 3a, सॉरी, जब तीनों को आपस में मिला दिया। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा बच्चा, आप कहेंगे सर 2lb, lb यानी कि 3a² प्लस bh यानी कि a² प्लस lh यानी कि 3a²। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 और 3 6 और 1 7, 7a²। ये हो जाएगा 14a²। तो हमें रेशियो किसका बताना है, 14a² अनुपात 18a²। a² से a² गया, 2×7=14, 2×9=18। क्या आंसर आ गया बच्चा, 7:9 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से आपने कर लिया। एग्जाम के लिए रामबाण सीरीज ही करके जाऊं, अरे भाई वो 8 क्लास है रामबाण सीरीज की, बस क्या बात कर रहे हो तुम। 8 क्लास से पूरा मैथ हो जाएगा क्या, उसको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं 8 कि यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, आप लोग तो बैच वाले बच्चे हो, एक सजेशन दो, क्या चाहते हो, 7 8 क्लास और ले आऊं ऐसी जैसी रामबाण सीरीज है, यूट्यूब पर ले आऊं 7 8 क्लास ऐसी, जैसे कोई इलेक्शन का हो गया टॉपिक, 1 घंटे इलेक्शन के टॉपिक पढ़ लें पूरा कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस। जैसे कॉइन्स हो गया, सिक्के वाले सवाल, 1 घंटे पूरे सिक्के वाले सवाल ही पढ़ लें। कर दें ये काम, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कैसा कुछ कर दूं आपके लिए। चलो ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चे वो है बेलन। बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर, वो वाला सिलेंडर नहीं जो आपके घर में लगा हुआ है, और वो वाला बेलन नहीं जो आपको पड़ा है, नहीं, ये अलग है। देखो कितना सेल्फिश बच्चा है, कह रहा सर एप्लीकेशन पे लाओ, यूट्यूब पर मत लाओ। कितने सेल्फिश हो यार तुम। हम्म, देखो यहाँ बेलन बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बेलन बनता है। पाइप देखा है आपने, हाँ ठीक है ले आऊंगा, ओके। अभी अनाउंस, अभी किसी को बताना मत, मुझे ही अनाउंस करने देना, सोचूंगा अभी मैं। अभी जस्ट आपका सजेशन लिया है मैंने। सोच रहा हूँ 7 8 10 टॉपिक ऐसे जिनसे मुझे लगता है कि यार हर बार सवाल यहाँ से बनना ही बनना है। देखो 8 टॉपिक मैं करा चुका हूँ आपको, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे रामबाण सीरीज, वो 8 टॉपिक तो कर लो, उन्हें नहीं कराऊंगा दोबारा मैं।
वो तो 8 कर लो, ये मत सोचना कि सर वो तो 2024 वालों के लिए थे, वो यूनिवर्सल हैं, उनको तो कर ही लो। उनके अलावा मैं कुछ 8-10 टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा, और वैसे तो 15-16 टॉपिक हो जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे जिनसे सवाल बनता ही बनता है। तो ये कुछ सिलेंडर दिखता है, यानी कि अगर मैं बात करूं, आपके पास घर में पाइप होगा, वो पाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। अब सिलेंडर जो होता है बच्चे, इसका जो अपर सरफेस होता है ये होता है आपका वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर। जो नीचे का सरफेस होता है ये भी आपका वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर है तो भाई रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी, और जो त्रिज्या ऊपर की है भाई वो त्रिज्या नीचे की भी होगी, वो त्रिज्या नीचे की भी होगी। दूसरा, एक इसकी हाइट होती है। क्या होती है बच्चा? इसकी एक हाइट यानी कि एच होती है। ये आपका सिलेंडर है। अब अगर बात करें तो इसका सबसे पहले आता है आयतन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चे? इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दूसरा आता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो अब हिंदी में आप अपने आप लिख लेना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई इसका? 2 पाई आर एच। ये याद करने हैं फॉर्मूले आपको। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। दूसरा, तीसरा, तीनों आपके यहां पर ये हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दूं आपको। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे सवाल है आपके सामने, देखेंगे एक बार, जीडी 2024 में बना हुआ सवाल है। सवाल है 2.8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कि भाई आधार की त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ द बेस क्या है? 2.8 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एच कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया आपको? ये होता है सर 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या होती है भाई? 22/7। रेडियस कितना है? 2.8, और एच प्लस आर, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 2 8.8। कैलकुलेट करो बच्चा इसको जल्दी से, मुझे बता दो क्या होगा। देखो यहां पॉइंट हटाता हूं, नीचे 10 आ जाएगा। 7 चौको 28। ओके, वेरी गुड। यहां पॉइंट हटाता हूं, नीचे एक और 10 आ जाएगा। गुणा करेंगे 4 × 8 = 32, 3, 4 × 8 = 32 और 3 × 35। गुणा करेंगे 22 से, और फिर गुणा करेंगे 2 से, और नीचे क्या है? 10 धाम 100। पहले 22 की ही गुणा कर लो। 22 दूनी 44, 22 पंजे 110 और 4 114, 22 × 3 = 66 और 11 77, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। तो ये जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, और डिवाइड बाई 100। तो आंसर कितना आ गया? 154.88। कितना आंसर आ गया भाई? 154.88। क्या इस सवाल में हम अपना वो ट्रिक लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी वाला? बताओ, क्या डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा सकते हैं? मैंने आपको बोला कि किसी भी फॉर्मूले में अगर पाई आया तो आप उसे एक बार 11 से काट के देख लो, कहीं एक ही ऑप्शन तो नहीं है जो 11 से कट रहा है। लेट मी चेक कि 6 और 1 7 2 9, 8 3 11, 9 और 11 का डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा। 8 और 1 9 और 4 13, 5 और 2 10, डिफरेंस आया 3, 11 से नहीं कट रहा। 2 और 1 3 और 6 9, 9 और 2 11, डिफरेंस आया 2, 11 से नहीं कट रहा। 4 और 1 8 5 13,
और 8 5 13, 13 और 13 का डिफरेंस कितना, 0। ये 11 से कटेगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, और 11 की डिविजिबिलिटी से हमने इसे उड़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे सवाल नंबर 2 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 2 बेलन का, जरा देखते हैं। सवाल है, ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 17 सेंटीमीटर है। त्रिज्या और हाइट का योग। यदि ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट बताओ क्या होगी। व्हाट इज द हाइट। आप कहेंगे सर रेडियस और हाइट का सम हमें दिया हुआ है 17। फिर उसने बोला कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या है, 748। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, और ब्रैकेट में h प्लस आर बराबर 748। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, और h प्लस आर की वैल्यू तो हमें 17 दी हुई है, 748। तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 22 दूनी 44, और 2 से 2 गया, ये 7 उधर चला जाएगा, रेडियस आ गया 7। अब अगर रेडियस 7 है, उसने हाइट आपसे पूछा, हाइट क्या हो जाएगी भैया। आपको पता है कि सर इन दोनों का सम 17 है, तो 17 में से 7 घटा दो, हाइट आ जाएगी 10। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे चलते हैं सवाल नंबर 23। करेक्ट, बेलनाकार टैंक की क्षमता, क्षमता का मतलब है उसका वॉल्यूम, आयतन 5632 है। यदि इसके आधार का व्यास, व्यास यानी कि डायामीटर 16 है, तो इसकी गहराई यानी कि गहराई का मतलब है आपसे हाइट, आपसे हाइट। भाई व्यास यानी कि डायामीटर का मतलब क्या होता है, डायामीटर का मतलब होता है दोगुना ऑफ त्रिज्या। तो 16 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 × 8 = 16 यानी कि 8। अब सवाल ने बोला कि भाई हमें जो वॉल्यूम है ना, जो आयतन है, वो 5632 मीटर क्यूब है। आयतन का मतलब है πr²h। कितना है भाई, 5632। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 है, तो 8 × 8 × h बराबर 5632, 5632। अब हम यहां से क्या करेंगे, h निकाल देंगे। आप कहेंगे सर 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 8 से जाएगा 8 छिंग 48, 8 चौके 32। 8 से जाएगा 8 अट्ठे 64, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 7 की गुणा 4 में कर दो, हाइट कितनी आ गई 28। लो जी, इतना सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है, और इससे बड़ा सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इतना मैं पढ़ा रहा हूं, आप उतना पढ़ो और सवाल वहीं से आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, जरा क्या है इसमें देखिए एक बार। सवाल है, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टोटल सरफेस एरिया, और इसकी त्रिज्या 7 है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 πr h की वैल्यू पूछी है। पहले तो आप h की वैल्यू निकालो। आपसे कहा उसने टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 πr और ब्रैकेट में h प्लस आर। कितना दिया हुआ है, 1100। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस तो हमें दिया हुआ है 7, और h प्लस 7 बराबर 1100। तो 22 से कटेगा, 22 पंजे 110, पूरा 50 बार। 7 से 7 गया, 2 से जाएगा पूरा 25 बार। h कितना आ गया, 25 माइनस 7 यानी कि 18। अब हमें हाइट मिल गई। अब हाइट मिल गई, तो उसने कहा भाई साहब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप बता दो। भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2 πr h होता है, 2 πr h, यानी कि 2 × 22/7 गुणा रेडियस कितना सवाल में ही दिया हुआ है, और h कितना 18। ये जाएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 गुणा 2, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 और 1 19, 2 तिया 6 और 1 7। आप कहेंगे सर 792। अब आप कहेंगे सर वही वाला
वही वाला कौन सा? आप कहेंगे सर हमें तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, और पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सर 2 पाई आर एच, और उसमें तो पाई आता है। क्या सर मैं चेक कर लूं? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कहूंगा अरे परमिशन है, चेक करो। एक ही ऑप्शन में अगर 11 का मल्टीपल मिला तो लगा दो और जिंदाबाद, आपका सवाल ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे सर अल्टरनेट का सम 7 और 2 9, 9 और 9 का डिफरेंस 0, ये 11 से कटेगा। 8 और 4 का डिफरेंस ये नहीं कटेगा। 9 और 3 का डिफरेंस नहीं कटेगा। 5 और 2 7 और 6 का डिफरेंस एक नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटा, और आपका जवाब बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्या है सवाल में जरा देखेंगे। सवाल में है यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, यानी कि ऊंचाई को चेंज नहीं करना है, हाइट को चेंज नहीं करना, तो कह रहा है उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दो, बढ़ा दो, तो बताओ उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ भाई जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? सर एग्जाम नजदीक आ रहा है, डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप फोड़ दोगे एग्जाम को। जो होगा देखा जाएगा। सबको लगता है डर, जिसकी रैंक 1 आने वाली है ना, वो भी आपके बीच में ही बैठ के पढ़ रहा है बच्चा। चाहे वो यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट पढ़ रहा हो, चाहे वो बैच में पढ़ रहा हो, वो है अवेलेबल है आपके बीच में ही। गलत हो गया तो गलत नहीं होगा भाई, ये मैं तुक्का नहीं बता रहा हूँ 11 की मल्टीप्लिसिटी आपको, ये तुक्का थोड़ी बता रहा हूँ। फॉर्मूले में पाई आता है, और पाई है तो 11 हमारे मल्टीप्लीकेशन में होगा, और 11 होगा तो आंसर 11 से कटेगा। ये तुक्का थोड़ी बता रहा हूँ आपको मैं। देखो, वो कह रहा है कि भाई मैंने कहा जब भी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आए ना, आप देखो कि उसने पूछा क्या है। उसने आयतन यानी कि वॉल्यूम के बारे में पूछा है, और आपको पता है कि वॉल्यूम होता है क्या, पाई r स्क्वायर एच। और मैंने एक चीज आपको बताई कि जब भी परसेंटेज वृद्धि या कमी की पूछेगा ना, तो हमें जो कांस्टेंट टर्म है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जैसे पाई हमेशा 22/7 रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा एक चीज और बोली उसने, उसने बोली ऊंचाई को भी अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज रखना है। ऊंचाई को भी अनचेंज रखना है तो ऊंचाई को भी नहीं छेड़ना, इसको भी हटा दो। ऊंचाई को भी नहीं छेड़ना, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगी किसकी वजह से? त्रिज्या की वजह से, क्योंकि ये तो इसका तो हमें लेना ही नहीं है पाई को तो। और एक और बात बोल दी उसने कि ऊंचाई को भी मत लो, परिवर्तित है, अनचेंज है, और अगर है तो हाइट को भी हटाओ, ऊंचाई को भी हटाओ। तो जो वॉल्यूम है वो किसकी वजह से चेंज होगी? सर वो चेंज होगी रेडियस यानी कि त्रिज्या की वजह से। और त्रिज्या कितनी बार आई है? 2 बार। इसका मतलब है कि उसने अगर त्रिज्या को बोला है ना 20% वृद्धि, तो 20% की 2 बार वृद्धि कर दो, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। भाई 2 बार वृद्धि का मतलब है a+b+a×b/100, यानी कि आप कहेंगे 20+20+20×20/100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 20 20 40 और 4 44%। वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा बच्चा? वॉल्यूम में चेंज आएगा 44% का। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आओ जरा, और बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर दें। कह रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, और उसके आधार की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? बताओ भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यह आपसे पूछा है।
देखो, कह रहा है बेलन की ऊंचाई में 25% की वृद्धि, त्रिज्या में 15% की कमी। सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसने पूछा क्या है। भाई उसने जो पूछा है ना, वो पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH। 2 पाई RH। यस, बिल्कुल सही बात है। हमें यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं है, पाई से कोई मतलब नहीं है। त्रिज्या को भी एक बार बढ़ाया गया, 25% की वृद्धि की गई, और हाइट को कमी की गई है, 15% की कमी। तो रेशियो मेथड इन दोनों में ही लगा दो। रेशियो मेथड इन दोनों में लगा दो। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 15% का फ्रैक्शन 3/20। तो जो त्रिज्या है 25% बढ़ाया गया तो 4 से 5 कर दो। हाइट को 20 में से 3 घटा दो तो 17 कर दो। आप कहेंगे 20 चौके 80 और 17 पंजे 85। भाई कितने की वृद्धि हुई है? ओवरऑल 5 की वृद्धि। कितने पर? 80 पर। और इंटू 100 वृद्धि हुई है ना, 80 से 85। 5 से जाएगा 16 बार, 4 चौके 16, 4 से जाएगा 25 बार। 25/4 यानी कि 6.25% की वृद्धि है। 6.25% की वृद्धि, इंक्रीमेंट। आगे बढ़े जी, अगले सवाल पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जरा देखेंगे बच्चे क्या इसका जवाब होगा। कह रहा किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 3/5वां भाग है, 3/5। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच रेशियो क्या होगा? बताओ। कह रहा जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है बेलन का क्या होता है सर? 2 पाई RH होता है कि नहीं भाई? जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई R, और ब्रैकेट में H+R। और ये हमें क्या दिया हुआ है? 3/5, है ना, 3/5वां हिस्सा उसने बोला है। 3/5वां हिस्सा बोला है ना। तो इसका वक्र पृष्ठ ऊपर रखो, टोटल सरफेस एरिया नीचे रखो, और बराबर 3/5 कर दो। आटा पीटी करके रेशियो बना दो। भाई मेरी तरफ क्या देख रहे हो? सब कुछ मैं ही करूं? मैं ही कर रहा हूं तब से, पहली क्लास से ही सब कुछ। आज तो आप कर लो। तो 2 पाई R से 2 पाई R गया, ये H+R उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5H बराबर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3H प्लस 3R। तो 3H घटा दो, 2H बचेगा, बराबर 3R। तो यहां से H और R का रेशियो क्या आ गया? H के सामने 3, R के सामने 2। 3-2 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। आ गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, सवाल नंबर 28, जरा देखेंगे इसे। कह रहा है कि दो लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का रेशियो, रेडियस का, उनके आयतन का रेशियो 27 और 16 है। ऊंचाई का रेशियो क्या होगा? ऊंचाई का रेशियो क्या होगा? देखो भाई, हमें पता है कि जो आयतन होता है वो होता है πr²H। अब चूंकि बात उसने की है किसमें? अनुपात में, रेशियो में। और जब भी बात रेशियो में या फिर परसेंटेज में करेगा तो हमें पाई वगैरह से कोई मतलब नहीं है। रेडियस कितनी बार आया? 2 बार। हाइट कितनी बार आई? 1 बार। सवाल ने बोला है कि त्रिज्या का रेशियो 3:2 है। तो त्रिज्या का रेशियो 3:2, और 3:2 आपको 2 बार लिखना है, 2 बार। कितनी बार फॉर्मूले में रेडियस आया है? 2 बार। बच्चे इन्हीं 2 बार आपने त्रिज्या का रेशियो लिखना है, 3:2 3:2। हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, वॉल्यूम के।
हाइट कितनी बार आई है? एक बार। तो हाइट का रेशियो उसने पूछा है, मैंने मान लिया ए और बी, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? नीचे 27:16। आप गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 × 3 = 9 ए और 2 दूनी 4 बी बराबर 27/16। तो 9 × 3 = 27 और 4 × 4 = 16। ए और बी का रेशियो कितना आ गया? ए और बी का रेशियो आ गया 3:4 का। कितना आ गया बच्चे? ए और बी का आ गया 3:4 का रेशियो। बस हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना होता है। किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के। ये फॉर्मूले में त्रिज्या 2 बार आई है, तो जो त्रिज्या का रेशियो है ना उसको 2 बार लिखेंगे। एक बार आया होता तो एक ही बार लिखते, 3 बार आया होता तो 3 बार लिखते। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें चलना होता है, चाहे परसेंटेज का सवाल बने चाहे रेशियो का सवाल बने। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जरा देखेंगे भाई इस सवाल में क्या है। कह रहा है एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई 10 और 21 है। कह रहा है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका वक्र सतह को रंगना है, तो उसका खर्चा कितना आएगा? रामबाण की सीरीज बच्चा वो 2024 वाले बच्चों के लिए हुई थी, उसकी पीडीएफ पता नहीं शायद मैंने डलवाई भी थी या फिर नहीं भी डलवाई, मुझे याद नहीं है। अब आप चेक कर लो उसे यार, अब आपको चेक करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया है। वो अवेलेबल भी नहीं है, अगर मैं उसे दोबारा भी अपलोड करा दूँ तो वो अवेलेबल भी नहीं होगी अब। बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है, तो आप उसे यूट्यूब पर ही देख लो ना, पीडीएफ का क्या करोगे। कह रहे बेलनाकार मीनार का व्यास, व्यास का मतलब है डायामीटर, यानी कि रेडियस का दोगुना, त्रिज्या का दोगुना कितना दिया हुआ है? 10। तो त्रिज्या कितनी होगी? 2×5 = 10। उसने हाइट भी हमको दे दी, ऊंचाई भी दे दी 21। अब सवाल क्या बोलता है कि भाई 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके वक्र को रटना कह रहा हूं, वक्र को रंगना है। वक्र प्रस्थ क्या होता है बेलन का? 2πRh। मैंने बोला ना उसकी वक्र सतह को रंगना है, केवल 2πRh, यानी कि ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से को वो नहीं रंग रहा है, केवल वक्र पृष्ठ जो उसका गोलाकार हिस्सा है ऐसा वाला, उसको रंगना है। तो आप इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो और 8 से गुणा कर दो, खर्चा मिल जाएगा आपको। क्यों? अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछता हूं तो वो होता है 2πRh, यानी कि 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5, h 21, 7×3 = 21, 5 की 2 में गुणा करेंगे 10 और 22 की 3 में करेंगे तो 66, यानी कि 660 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कह रहा है भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर को रंगने के 8 रुपए लगते हैं, बताओ खर्चा कितना आएगा? तो टोटल खर्चा कितना आएगा जरा मुझे बताना। आप कहेंगे 660 गुणा 8, 800, 8×6 = 48, 4, 8×6 = 48 और 4 = 52, 5280। कितना खर्चा है जी? 5280 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले सवाल पे चलते हैं, जरा इस सवाल पे आएंगे, क्या है इसमें? देखो भाई, सवाल कर रहा है दो बेलनाकार बर्तन जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 35 और 15 है, पानी से भरे हुए हैं। कह रहा है यदि इस पानी को एक तीसरे बेलन में या तीसरे बर्तन, बेलनाकार बर्तन में आ, पलटा जाता है, खाली किया जाता है, और उस बेलन की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, बताओ इस बर्तन की त्रिज्या क्या होगी? आप क्या करो, जो ऊपर के दोनों बेलन है ना उनकी वॉल्यूम जोड़ो, आयतन जोड़ो और तीसरे के बराबर कर दो, क्योंकि दो को उठाकर तीसरे में डाला गया, दो को उठाकर तीसरे में डाला गया। आप कहेंगे सर जो पहला सिलेंडर है C1,
उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई, और उसकी त्रिज्या कितनी है 15, और प्लस प्लस कह रहा हूं इंटू एच। एच कितना है, पहले वाले की ऊंचाई 35। C2 की अगर मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना है पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 10, और उसका 15 उसका हाइट है। इन दोनों को जोड़कर हमें C1 प्लस C2 को जोड़कर किसके बराबर करना है C3, तीसरे सिलेंडर के, जिसमें इन दोनों को उड़ेला गया है, इन दोनों को खाली किया गया है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो पाई तो कॉमन आ जाएगा भाई, यहां क्या बचेगा 15 का स्क्वायर इंटू 35 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 15, और बराबर पाई, और जो तीसरा है उसका रेडियस तो हमें निकालना है, और उसकी ऊंचाई कितनी है 15। अब आप यहां से कैलकुलेट करो और त्रिज्या आपको मिल जाएगी तीसरे बर्तन की। पाई से तो पाई उड़ा दो, ये जाएगा 15 15 225 गुणा 35, या फिर यहां से भी अगर मैं 15 भी कॉमन ले लूं तो और बढ़िया है। तो यहां तो एक 15 बचेगा गुणा 35, और यहां तो केवल 10 का स्क्वायर यानी कि 100 ही बचेगा, तो आर स्क्वायर इंटू 15। अब देखो 15 से 15 कट गया, तो 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 52 प्लस 100 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना होगा 525 प्लस 100 यानी कि 625। बच्चे रेडियस कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 625, और अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है भाई 25 होता है। यानी कि जो तीसरा बेलनाकार बर्तन है उसकी जो त्रिज्या है वो 25 है। मैं फिर से बताता हूं, सवाल कह रहा है दो बेलनाकार बर्तन है, पानी से भरे हुए हैं, दोनों को तीसरे बेलनाकार बर्तन में डाला गया, और उस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 15 है। बताओ उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी। तो मैंने इसका वॉल्यूम निकाला, पहले वाले का, दूसरे का निकाला, तीसरे के बराबर कर दिया जोड़कर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच 15 के बराबर। पाई से पाई उड़ा दिया, 15 कॉमन ले लिया, 15 से उड़ा दिया, सॉल्व किया, आर की वैल्यू आ गई रूट 625 यानी कि 25। ओके, अच्छा सवाल है, इसे इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हो। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार पूछ ले। तो यहां पर बेलन होता है खत्म, और आते हैं हम अपने अगले पार्ट, दैट इज कोन यानी कि शंकु की तरफ। ठीक है भाई, चलें अगले पार्ट की तरफ। शंकु क्या है, शंकु भी एक 3D शेप है। बर्थडे किसी का मना है घर में, सर पे टोपी लगाई होगी, बर्थडे कैप। बर्थडे कैप जो है वही बर्थडे कैप आपका शंकु यानी कि आप कहेंगे कोन होता है। शंकु, शंकु यानी कि कोन। अब इसमें कुछ अलग होता है, देखो नीचे का जो सरफेस है वो तो वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर ही होता है, उसकी त्रिज्या होगी आर, इसकी हाइट हो जाएगी एच, और ये 90 डिग्री का कोण होता है। शंकु की हाइट होगी एच, और नीचे का जो वृत्ताकार सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, उसका त्रिज्या हो जाएगी आर। और एक चीज इसमें होती है, ये जो होती है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एल। और एल का मतलब क्या होता है बच्चे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक या फिर तिरछी, तिरछी ऊंचाई। और अगर आप जो व्हाइट कलर से मैंने लाइन खींची है, अगर आप इसे देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि यार ये तो एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहां पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां से एल यानी कि स्लेंट हाइट की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दूंगा मैं, ये हमें स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी। अब अगर बच्चे मैं इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करता हूं, तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच।
भाई सिलेंडर के आयतन का एक तिहाई कर दो, जो बेलन है ना उसके वॉल्यूम का एक तिहाई कर दो, वो आपका कोण का आयतन हो जाता है। अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता हूं तो वो होता है पाई आर एल। एल एल फॉर स्लैंट हाइट। किसी भी शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दैट इज पाई आर एल। और अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। तीन फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। ओके है ये भाई आयतन, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और ये आपका यहां से हम स्लैंट हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। चलिए अब मैं कुछ सवालों की तरफ आपको लेकर चलूंगा। जरा देखेंगे बच्चे इसे। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? इसके आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा? बताओ भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा? देखो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है बच्चा? 22/7। रेडियस कितना है? त्रिज्या तो 14 है तो 14 × 14। और ऊंचाई कितनी है? 15। ऊंचाई कितनी है? 15। अगर मैं 7 से काटता हूं, 7 दूनी 14। अगर मैं 3 से काटता हूं, 3 पंजे 15। देखो 5 की तो 2 में अलग ही गुणा कर दो, ये दोनों मिलके 10 बन जाएंगे। 14 की 22 में करो, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 2 30। ये आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ये सही है। आगे बढ़े। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। एक ही ऑप्शन में मिलनी चाहिए पर 3 और 2 5, 5 और 4 का डिफरेंस 1 नहीं हो सकता। 8 3 11 कटेगा 11 से। 6 और 2 8, 8 और 8 का डिफरेंस 0, ये भी 11 से कट रहा है। 4 3 7 और 2 का डिफरेंस 5, ये भी नहीं कटेगा। तो सी ऑप्शन भी 11 से कट रहा है। अगर दो ऑप्शन 11 से कट रहे हैं तो फिर आपको बेसिक से जाना होगा या फिर किसी और की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। जैसे 7 की, भाई मल्टीप्लीकेशन में 14 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है ना, तो 7 से काट के देख लो इन दोनों ऑप्शन को। जो 7 से नहीं कटेगा उसको हटा दो। 7 चौके 28, ये 7 से नहीं कटा तो सी को हटा दो, फिर बी ही बचेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। मुझे थोड़ी सी नंबरिंग में प्रॉब्लम हुई है ना, तो नंबरिंग पे मत जाना, क्वेश्चन की पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है नंबर। कह रहा है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई टोटल सरफेस एरिया का? पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब यहां गड़बड़ हो गई, हमें स्लैंट हाइट चाहिए। मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट लिखवाए थे, अगर आपको वो याद है ना, देखना किस तरीके से और कितनी जल्दी आप इसकी स्लैंट हाइट निकालते हो। सवाल ने बोला है कि इसकी ऊंचाई 10 है, ओके, इसकी त्रिज्या है 24। अब मुझे वो ट्रिपलेट बताओ जिसमें 10 और 24 दोनों आते हो, जिसमें 10 और 24 दोनों आते हो। आप कहेंगे सर एक ट्रिपलेट होता है 10 24 26। 10 24 26, ये 10 है ये 24 है तो ये 26 हो जाएगा। आपको नहीं पता है तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो कि जो एल होगा वो अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ऐसे करके भी आप आंसर बता सकते हो। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 100 676, और ये आ जाएगा 26। एल कितना हो जाएगा? 26। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 24।
और एल कितना है 26 और त्रिज्या कितनी है 24। तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 24, और 26 और 24 तो 50 होता है भाई, है ना। तो गुणा कर लो आप, 22 गुणा 24 पंजे कितना होता है 120, 1200 हो जाएगा बटे 7। 12 की गुणा 22 में करेंगे तो 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26, और 2 जीरो ये लास्ट में है, बटा 7। 7 तिया 21, 5, 7 सत्ते 49, 5, 7 सत्ते 49, 1 7 एकम 7, 3771 पॉइंट समथिंग। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यानी कि 3771.43। ऑप्शन की तरफ भी आपकी नजर रहनी चाहिए कि मैं जो निकाल रहा हूं कितने ऑप्शन को वो एलिमिनेट कर रहा है। मैं कह रहा हूं बहुत आपका टाइम बच जाएगा अगर आप ऑप्शन भी देखते हुए चलते हो तो। जरा देखेंगे भाई इस सवाल को क्या कहता है सवाल। यस, सवाल कह रहा है कि यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो यह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना होता है, तो आयतन में क्या वृद्धि होगी। आयतन में बताओ। कितने परसेंट की वृद्धि आयतन में हो जाएगी, बताएंगे भाई इसका जवाब जरा। क्या आंसर होगा इसका। 11 नहीं लगा पिछले में तो गलत कैसे। अच्छा मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 11 की डिविजिबिलिटी वहां नहीं लगेगी जहां आंसर अप्रोक्सीमेट पूछा जाएगा। हम 7 से काट रहे थे तो आंसर अप्रोक्सीमेट बन रहा था। अप्रोक्सीमेशन में कभी भी बात नहीं बनेगी, समझो आप बात को। यस, गलत बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्यों भाई ऐसा। देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। सवाल कह रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। बच्चे एरिया ऑफ बेस क्या होता है, किसी भी शंकु का आधार क्या होता है, सर्कुलर वृत्ताकार ही होता है ना, सर्कुलर ही होता है ना। और आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल जो है ना वो 1.96 हो गया, यानी कि एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया एक से बढ़ के कितना, एक से बढ़ के हो गया भाई 1.96। अगर मैं यहां से पॉइंट को हटाता हूं तो पॉइंट के बाद दो संख्या, तो आप यहां दो जीरो लगा दो, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो इधर लगा दो, यानी कि ये रेशियो हो गया हमारा 100 से 196। और ये क्षेत्रफल का रेशियो है, आधार के क्षेत्रफल का। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर मुझे यहां से त्रिज्या यानी कि रेडियस का रेशियो निकालना हो तो चूंकि ये एरिया का रेशियो है यानी कि आर स्क्वायर का रेशियो है, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट निकालूंगा।
यानी कि 100 और 196, 196, 196, तो ये आ जाएगा 10। और हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको और शॉर्ट करके बताता हूं। उसने कहीं हाइट को बढ़ाया, ऊंचाई को बढ़ाया, उसने उसने बस एक सिंपल सी बात बोली है कि आधार का क्षेत्रफल जो है ना वो 1.96 गुना हो गया। उसने कहीं भी ऊंचाई को नहीं बढ़ाया, उसने हाइट को नहीं बढ़ाया। तो जो आयतन के बारे में वो बात कर रहा है ना, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। तो यहां हमें जो मतलब नहीं है, 1/3 से मतलब नहीं है, पाई से नहीं है, और एच से भी मतलब नहीं है। एच से भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एच को, हाइट को उसने बढ़ाया नहीं है। उसने केवल बोला है क्षेत्रफल 1.96 हुआ, और हमें पता है कि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आयतन में भी जो चेंज आएगा वो आर स्क्वायर की वजह से ही आएगा। आयतन में भी जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा बच्चे? आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का चेंज तो हमें दिया हुआ है भाई, आर स्क्वायर का चेंज ही तो है 100 से 196, और जो आयतन का चेंज होगा वो भी आर स्क्वायर की वजह से होगा। ना तो 1/3, ना पाई और ना एच। तो आयतन का रेशियो भी आर स्क्वायर की वजह से ही होगा जो भी होगा। और वो हमें दिया हुआ है 100 से 196। तो कितने की वृद्धि हुई है? 96 की। और कितने पर? 100 पर, और इंटू 100। यानी कि जो आयतन में भी वृद्धि होगी ना, वो 96% की वृद्धि हो जाएगी। कितने की बच्चे? वॉल्यूम में भी आपका 96% की इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हो जाएगी। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल देखेंगे जरा। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की गई, रेडियस में भी और हाइट में भी 25-25% की वृद्धि की गई। तो कह रहा है बताओ आयतन में क्या वृद्धि होगी? वॉल्यूम में। हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहां किससे मतलब नहीं है? हमें 1/3 पाई से मतलब नहीं है, केवल इन दोनों से मतलब है। रेडियस कितनी बार आया? 2 बार। और हाइट कितनी बार आई है? 1 बार। हाइट कितनी बार बच्चा? 1 बार। सवाल ने बोला है कि त्रिज्या को भी 25% बढ़ाओ और ऊंचाई को भी 25% बढ़ाओ। 25% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/4। तो त्रिज्या 2 बार बढ़ी है, तो 2 बार 4 से 5, 4 से 5 कर दो। हाइट एक ही बार बढ़ी है, तो 4 से 5 1 बार कर दो। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 125। तो कितने की वृद्धि हुई है? 5 में से 4 गया 1, 61 की वृद्धि। और कितने पर? 64 पर, और गुणा 100। 4 से जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 25 बार। 25 एकम 25, 25 छिक्के 150, और 2 152 बटे 16। तो 16 निम्मा 144, 4 2 6, 16 चौके 64, 94 हासिल का एक बचा, जीरो लगा देंगे। 94 समथिंग जाएगा। 16 पंजे 80। कितना जाएगा आंसर? भाई सही किया है ना? 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 छिक्के 150, और 2 152। 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, और अच्छा 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा ना, 8 बचेगा। 16 पंजे 80, 95 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो 95 पॉइंट कुछ है, 95.31। यस ठीक है, 95.31 एक ही ऑप्शन है जो 95 के लगभग है। चलिए इस सवाल को देखेंगे जरा। सवाल है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात।
रेडियस और हाइट का रेशियो हमें दिया हुआ है 7 और 24। कह रहा है इसका आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको मुझे एक बात बतानी है, शंकु में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये हाइट होती है, ये रेडियस होता है, और ये स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई होती है। हमें उसने जो रेशियो दिया हुआ है वो त्रिज्या और ऊंचाई का दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं त्रिज्या को 7r मानता हूं, क्योंकि ये रेशियो में है ना, तो रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलते हैं तो हम r का यूज करते हैं। अगर मैं इसको 7r मानता हूं तो ये 24r हो जाएगी। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है किसका, 7, 24 और 25 का पढ़ा है ना बच्चा। अगर ये 7r है, ये 24r है, तो ये क्या हो जाएगा, 25r हो जाएगा। लेंथ हाइट कितनी हो जाएगी, 25r। हमें उसने क्या दिया हुआ है, आयतन 1232। आयतन क्या होता है, 1/3। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर यानी कि 7r का स्क्वायर, और इंटू एच यानी कि 24r, बराबर कितना है, 1232। भाई काटा पीटी करके यहां से आर की वैल्यू निकालो कितनी होगी। आप कहेंगे सर 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। दो से कटेगा क्या, यस। दो पंजे 10, दो छिक्के 12। तीन से कटेगा क्या, 3 × 8 = 24। 8 से कटेगा, 8 × 7 = 56। तो ये हो जाएगा 1/7 गुणा 7r का स्क्वायर होता है 49r स्क्वायर, और गुणा r, ये वाला। 7 से काट दो, 7 × 7 = 49, और 7 से काट दो इसको, यानी कि r क्यूब कितना आ गया, 1। तो r कितना हो जाएगा, 1। भाई r क्यूब की वैल्यू 1 है तो r भी 1 हो जाएगा। और अगर r 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू भी हमारी यही हो जाएंगी जो रेशियो में दी हुई है। यानी कि ये 7 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी, और ये 25 हो जाएगी। r की वैल्यू 1 रख दो। अब कह रहा है भाई इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर और l+r। पाई की वैल्यू 22/7 रखो, रेडियस कितना है 7, और l+r इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 7 32। 7 से 7 काटो, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, और 4 70। ऑप्शन आ गया ये। क्या सर हम इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते थे, किसने रोका है, करो। आपसे उसने पूछा क्या है कि भाई संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और उसमें तो रेडियस पाई की वैल्यू आती है, पाई आर l+r। पाई है तो आपका आंसर 11 से कटना चाहिए। एक बार सरसरी नजरों से जरा मुझे बताओ, क्या एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। आप कहेंगे सर 7 और 4 11, ये तो कट रहा है। 8 और 2 10, 10 और 6 का डिफरेंस 4, ये नहीं कट रहा। 8 6 14 और 2 का डिफरेंस 12, नहीं कट रहा। 8 6 14 और 2 का डिफरेंस 12, नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, तो फिर आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल बताओ भैया क्या होगा। कह रहा है रेत का एक ढेर एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, लंब वृत्तीय शंकु के। कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 फुट है, आधार का व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर दिया हुआ है 16 फुट है। तो कह रहा है ढेर बनाने वाले रेत का वॉल्यूम बता दो। और यहां सुनो, यहां पाई की वैल्यू उसने बोल दी 3.14 लेनी है। मैंने आपको शुरू में बोला था कि वैसे नॉर्मली आपको 22/7 ही मानना है, लेकिन कहीं अगर वो बोल दे 3.14 तो वहां ले लेना, उसको नाराज मत करना सवाल वाले को। अगर उसने कह दिया कि भाई पाई 3.14 लो, तो ले लो।
ले लो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब 11 का मल्टीपल मत चेक करना, क्योंकि यहां पाई की वैल्यू 3.14 बोला है उसने। हमें उसने तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट दे दी 10, व्यास यानी कि दुगना ऑफ रेडियस कितना दे रखा है 16, ये हो जाएगा 8। आप जानते हैं कि एक हमारा पाइथागोरस बनता है एच आर और एल का, रेडियस 8 है, ये 10 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हमारा ट्रिपलेट होता है 8 10 और 6, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी भाई, हाइट हो जाएगी 6। अब कह रहा है भाई उसका वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14, तो ले लो। रेडियस कितना है 8 गुणा 8 और एच कितना है 6। भाई आप 3 से काटेंगे, दूनी 6, ठीक है, 2 की गुणा इसी में कर दो, ये हो जाएगा 6.28 और 8 ही अट्ठे 64, 64 अट्ठे कितना होता है 6 8 48, 480, 4 अट्ठे 32, 512 का 2 हासिल के 51, 64 दूनी 128 और 51 कितना होता है 17 बचा। 64 छिक्के कितना होता है 6 चौक 24, 2 6 छिंग 36 और 2 38, 384 और 17, 7 4 11 8 और 9 10, ये आ गया 401.92। कितना आ गया बच्चे 401.92। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखो जरा। बताओ जरा। सवाल करें एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1100 है, उसका व्यास डायमीटर 28 है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखो डायमीटर यानी कि दुगना ऑफ रेडियस 28 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा 14 हो जाएगा। अब उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, कितना है 1100, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14, एल बराबर 1100, तो 22 पंजे 110, 50 बार जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 से जाएगा 25 बार, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, बहुत सिंपल 25 आ गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, बहुत सिंपल 25, तिर्यक ऊंचाई ही पूछी है उसने। आगे चलो, ये सवाल देखो जरा, इसका जवाब बताओ भाई मुझे क्या होगा। सवाल कहता है कि एक शंक्वाकार तंबू में 12 व्यक्ति बैठ सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान है और सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए, तो तंबू की ऊंचाई कितनी होगी। सवाल आपको हो सकता है समझकर पढ़कर समझ में ना आए, मैं समझाऊंगा लेकिन आप पढ़ो इसे। सवाल पता है क्या कह रहा है, कोई तंबू है, हम सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा फील करो कि हम सारे उस तंबू में बैठे हुए हैं, तंबू यानी कि हम बैठ गए और हमारे ऊपर एक बर्थडे कैप से हमको ढक दिया, बड़ी सी बर्थडे कैप, देखा सर्कस चलता है जिसमें ऐसे हो ना, शंक्वाकार तंबू ही तो होता है जिसमें सर्कस चलता है। तो हम बैठे हैं, एक व्यक्ति को बैठने के लिए जमीन पर स्पेस चाहिए ना, वो 5 मीटर स्क्वायर चाहिए, और उस तंबू में 12 व्यक्ति बैठ सकते हैं। मान लो हम लोग बैठे हैं 12 और हम में से एक को ना 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए, 4 मीटर स्क्वायर।
भाई हम बैठे हैं तंबू में, हम में से हर किसी को 4 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए बैठने के लिए, तो और 12 लोग बैठ सकते हैं, तो क्या मैं एरिया ऑफ बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल बता सकता हूं? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया हो जाएगा 12 × 5 यानी कि 60 मीटर स्क्वायर। भाई एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर चाहिए और ऐसे 12 लोग बैठ सकते हैं उस तंबू में, भर जाएगा 12 लोगों से वो, उसके बाद गुंजाइश नहीं है। तो 12 × 5 यानी कि 60 मीटर स्क्वायर तो आधार का क्षेत्रफल होगा। और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब सवाल ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 20 मीटर क्यूब हवा चाहिए, और अगर 20 मीटर क्यूब हवा चाहिए एक को, तो 12 लोगों को सारी की सारी हवा कितनी हो जाएगी जो सभी 12 लोगों को चाहिए, और वो उसका आयतन होगा। आयतन यानी कि 12 × 20, 240 मीटर क्यूब। ये क्या है? इसका वॉल्यूम है, आयतन है, ये इसका वॉल्यूम है। भाई मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की ही तो होती है, आयतन की ही तो इकाई होती है मीटर क्यूब। तो एक व्यक्ति को 20 मीटर क्यूब चाहिए, तो 12 को कितनी चाहिए होगी? 240 मीटर क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है ऊंचाई क्या होगी। आपको पता है आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² × h बराबर 240। तो 1/3 πr² की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू एच बराबर 240। तो 60 से कटेगा 6 चौके 24, और 3 की गुणा उधर कर दो, तो h कितना हो गया? 4 तिया 12, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी तंबू की? 12 मीटर, 12 मीटर। ये तंबू की हाइट है, तंबू की हाइट है ये। चलिए इस सवाल को बताएंगे जरा। करेक्ट। ट्रैकिंग कैंप में 8 मीटर ऊंचाई और 15 मीटर त्रिज्या एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? कपड़े का क्षेत्रफल यानी कि उसका वक्र पृष्ठ बताना है, वक्र पृष्ठ। भाई आप ऐसे सोचो, आपने कोई तंबू बनाया, तो तंबू बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो उसका वक्र पृष्ठ ही तो होता है। वक्र पृष्ठ। आप तंबू के नीचे थोड़ी कपड़ा लगाते हो, नीचे से कवर थोड़ी करते हो, उसका जो वृत्ताकार सर्कुलर सरफेस है उसको थोड़ी कपड़े से कवर करते हो आप तो इस तरीके से कपड़ा लगा दोगे, बस बैठ जाओ जमीन पे भाई, तंबू लग गया। तो जो कपड़ा लगता है वो उसके वक्र पृष्ठ यानी कि उसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लो ये तंबू है, तो आप जो कपड़ा की बात कर रहे हो ना, केवल इस वाले की बात कर रहे हो, ये इस वाले की बात कर रहे हो। हम इस वाले की बात नहीं कर रहे, सर्कुलर नीचे की बात नहीं कर रहे, केवल इसके वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके कपड़े की बात कर रहे हैं, कपड़ा कितना लगेगा, तो भाई इसका सबसे पहले आप मुझे बता दो कि क्या यहां पर एक ट्रिपलेट बनता है? ये एच, ये आर, ये एल। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8, त्रिज्या है 15। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा 8, 15 और 17 का, यानी कि ये 8 है, ये 15 है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 17। नहीं तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया, √r² प्लस h²। तो आप यहां से एरिया निकाल दो उसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है πrl। पाई को उसने चेंज नहीं किया, पाई को पाई ही रखा है उसने। आर कितना है? 15, एल कितना है? 17। ये जाएगा आपका 17 धाम 170, 17 पंजे 150, 17 पंजे 85, 255 आ जाएगा, 255 पाई। क्या आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा। ये सवाल देखिए भाई जरा, क्या होगा इसमें, कैसे करेंगे इसको जरा देखेंगे। करेक्ट। ठोस शंकु को 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगना है। अब रंगते भी हैं शंकु को, तो भी उसका वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया को ही रंगते हैं। कह रहा उसकी लागत आई है 660 रुपए।
और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 30 पैसे लगते हैं, पैसे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 है तो त्रिज्या क्या होगी? सवाल अच्छा है। पहले तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, कितना होगा। हमें पता है बच्चे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने के लिए 30 पैसे लगते हैं, 30 पैसे। और टोटल जो लागत आई है वो आई है 660 रुपए। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल चाहिए ना, तो पता है मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं जो टोटल खर्चा 660 रुपए है ना, इसको 100 से गुणा कर दो। सर 100 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मैं इसको ना पैसे में बदल रहा हूं, क्योंकि मुझे जो रेट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, वो पैसे में दिया हुआ है 30 पैसे। इसीलिए आप कुल खर्चे को भी पैसे में बदल दो कि 660 गुणा 100 पैसे, इतना टोटल खर्चा है। आप इसे डिवाइड कर दो जो 1 पैसे की लागत है, यानी कि 30 से। 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 22 बार, यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा जितने एरिया को रंगा गया है। कुल खर्चा बटे 1 सेंटीमीटर को रंगने का खर्चा, आपने डिवाइड किया तो आपको क्षेत्रफल मिल गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है भाई ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई एल आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें पता है पाई आर एल होता है जो इसका सरफेस एरिया, जो हमें 2200 निकाला है हमने। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है आर, एल कितना है 15, तो 2200, सॉरी 22 से 100 बार जाएगा, ये जाएगा 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार। आर कितना हो जाएगा 20 × 7 = 140, डिवाइड बाई 3, 140/3 आना चाहिए। ओके। अच्छा सॉलिड है, ठोस है, सुनो 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 सुनो, ये सॉलिड है, ये ठोस है। ठोस है ना, ये ठोस है तो इसके इसका नीचे का भी सरफेस होगा। आप ऐसा सोचो कोई लोहे का शंकु है, लोहे का बना हुआ, और आप उसे रंगोगे तो ऐसे भी रंगोगे, और जो नीचे का सरफेस है वो भी ठोस यानी कि वो भी सॉलिड है। तो यहां हम क्षेत्रफल जो आया है ना बच्चे, वो पाई आर एल की वैल्यू नहीं आई, वो टोटल सरफेस एरिया, मैंने ये देखा नहीं, वो सॉलिड कोन की बात कर रहा है। सॉलिड कोन को जब मैं रंगूंगा ना, तो उसका कर्ड सरफेस एरिया और जो नीचे का वो भी तो उसका ठोस है ना। भाई आप अपने दिमाग में इमेज बनाओ, कोई कोई लोहे का शंकु है, अब लोहे का कोई कोन है, तो उसका तो जो सरफेस नीचे का जो सर्कुलर सरफेस होगा वो भी सॉलिड होगा, वो भी लोहे का होगा, उसे भी रंगूंगा मैं। और जब मैं बेस को रंगूंगा तो भाई टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, यानी कि सरफेस एरिया यहां आएगा पाई आर और एल प्लस आर, यहां ये बात होगी। ये हमें 2200 दिया हुआ है। अगर ये ठोस ना कहता, सॉलिड ना बोलता, तो मैं पाई आर एल की बात करता, तो मैं पाई आर एल की बात करता। तो भाई पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें चाहिए, एल कितना है 15 + आर बराबर 2200। 22 से कटेगा 100 बार, और 7 की गुणा उधर कर दो, तो आर और 15 + आर बराबर 700। अब आप ऑप्शन से आर, आर पूछा है ना उसने, त्रिज्या पूछी है ना, ऑप्शन से अब आप त्रिज्या को रख कर चेक करो, जिसको रखने पर बराबर 700 आ गया वही मेरा आंसर है। बता दो भाई, जिसको रखने पर 700 बन गया वही मेरा आंसर है। अगर आप यहां पर 40 रखते हो आर की वैल्यू, तो ये 40 और 15 55 हो जाएगा। क्या ये कभी 700 बनेगा? नहीं सर, कभी 700 नहीं बनेगा। अगर आप आर बराबर 20 रखते हो तो ये हो जाएगा 20 और 15 + 20 यानी कि 35। क्या ये कभी 700 बनेगा? यस सर, बन गया, 35 दूनी 70, और यही हमको चाहिए था। मतलब आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, 20। क्या हो जाएगी? 20। चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। और जो लास्ट टॉपिक है यानी कि गोला। गोला, गोला होता है बच्चा स्फेयर।
कैसे बताऊं आपको? फुटबॉल देखी है सबने, क्रिकेट बॉल देखी है आपने, वॉलीबॉल देखी है, वो होती है स्फेरिकल। अब मैं उसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता गोला को, मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आप कहोगे सर ये तो सर्किल है, ये तो वृत्त है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में शेप बना रहा हूं कि आप सोचो फुटबॉल ऐसे चारों तरफ से स्फेरिकल होती है, आप सोचो वॉलीबॉल, आप सोचो क्रिकेट बॉल, वो सब स्फेरिकल है। अब मैं उनको यहां आपको बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा, यहां बनेगा तो एक सर्कुलर ही बनेगा, गोला यानी कि स्फेयर, स्फेयर इस तरीके से ही बन पाएगा ये। भाई सामने से दिखने पर तो ऐसी दिखेगी वो शेप, अब उसको यहां मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। गोला और वृत्त में क्या अंतर है बच्चे? वृत्त होता है 2D शेप, 2 डायमेंशनल, यानी कि जो आपके सामने बन गया ये बन गया। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि एक खेत में या एक ग्राउंड में आप 400 मीटर का ट्रैक देखते हो जिसपे आप रनिंग करते हो, दैट इज सर्कल, वृत्त होता है वो, एक ट्रैक बन गया बस खत्म। और एक अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, दैट इज गोला, दैट इज स्फेयर, जिसका आयतन, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका वॉल्यूम होता है उसको हम गोला बोलते हैं। अब इसका एक रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होती है। अब इसके फॉर्मूले छोटे, इसके फॉर्मूले ज्यादा नहीं है। एक तो आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला है, आयतन का फॉर्मूला है वॉल्यूम का, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और एक होता है इसका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे आपके लिए थोड़ी सी तसल्ली वाली बात क्या है कि इसका सरफेस एरिया एक ही होता है। अभी तक जो हमने पढ़े सबके दो दो सरफेस एरिया थे भाई, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, लेकिन इसका केवल एक ही सरफेस एरिया है, एक ही सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे सर सरफेस एरिया इसका एक ही है और उसकी वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर। इसके दो सरफेस एरिया नहीं है, एक ही है, 4 पाई r स्क्वायर। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं इसमें कि अगर मैं किसी गोले के अंदर मैक्सिमम साइज का कोई घन, यानी कि कोई मैक्सिमम साइज का मैं कोई क्यूब रख दूं, मैक्सिमम साइज का मैं कोई क्यूब रख दूं इसके अंदर, आप ऐसे सोचो मैक्सिमम साइज का कोई मैंने क्यूब रख दिया इस तरीके से, तो इस क्यूब का, इस घन का भुजा क्या होगी, घन की भुजा। आप ऐसे सोचो बच्चे, इसका एक सेंटर होगा इसका, और इसके कोनों को अगर आप मिला दोगे, इस घन के कोने, कॉर्नर्स को अगर आप मिला देते हो, तो इसका जो कॉर्नर का, इसके जो, इसके अंदर जो घन बना हुआ है, इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण किसका, घन का, वो किसके बराबर होगा, व्यास के। किसके व्यास के, गोला के व्यास के बराबर। घन का जो विकर्ण है वो गोला के व्यास के बराबर है। अगर मैं कहूं घन का विकर्ण क्या होता है, √3a, और इसका व्यास क्या होता है 2r, तो a कितना हो जाएगा बच्चा, 2/√3r। यानी कि अगर हमें किसी गोले का त्रिज्या दी हुई है और हमसे कह रहा है मैक्सिमम साइज का घन क्यूब उसमें से बनाना है, काटना है, या उसमें आ सकता है, तो हमेशा याद रखना उस घन की जो भुजा होगी वो 2/√3r होगी। क्या होगी, 2/√3r। ओके, एक चीज और देखो, आपको दो गोले दिए हुए हैं, स्फेयर 1 और स्फेयर 2, आपको उनकी रेडियस का रेशियो दे दिया, त्रिज्या का, मान लो ए और बी। बच्चे इनके जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा, याद रखना वो होगा a² और b²। और अगर मैं कहूं इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वो याद रखना a³ और b³ होता है। ये तो मैंने आपको घन के केस में भी सिखाया था, घन के केस में भी सिखाया था। मान लो आपको वॉल्यूम का रेशियो दिया है किसी स्फेयर का, दो स्फेयर के आयतन का, तो वहां से हम त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, वो घनमूल यानी कि क्यूब रूट, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब आता है ना, तो वॉल्यूम से अगर आप त्रिज्या पर आओगे तो आपको घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ एक आता है बच्चा अर्धगोला। क्या आता है, अर्धगोला।
इसको क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, अर्धगोला। यहां तक आपके जीडी वाला नहीं जाता है, बहुत कम। इक्का दुक्का किसी एग्जाम में सवाल बना तो बना, यहां तक नहीं पहुंचता है वो। ये तो मैं बहुत एक्स्ट्रा में जाके आपको पढ़ा रहा हूं, आप ऐसा सोच सकते हो। जीडी में सवाल बनता है ना तो स्फेयर से बनता है, बस गोला से बनता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला तक तो बहुत रेयर केस है, इक्का दुक्का एग्जाम बना में सवाल बना तो बना। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं बना। एक आध ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं बनता है, अक्सर नहीं बनता है। अर्धगोला होता है कि आप किसी फुटबॉल को बीच में से काट दो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी वो, बीच में, जैसे कटोरा होता है जो, है ना, जिसमें चाय पीते हो भर के आप, दैट इज हेमिस्फेयर। उसको क्या कहते हैं? अर्धगोला कहते हैं। तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक होता है इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? वॉल्यूम होता है गोले का आधा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। भाई 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसके दो सरफेस एरिया होते हैं, अर्ध गोले के दो सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको क्या कहते हैं भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का आधा। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं, आएंगे जरा सवालों पे। और क्या है सवाल, जरा देखेंगे भाई। कह रहा है गोले की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब कर दो। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर कितना है? 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। कर लो सॉल्व। 4, 3, 7 और 9 का डिफरेंस 2, आंसर नहीं होगा। 9 और 4 13 का, और 7 का डिफरेंस 6, आंसर नहीं होगा। 5, 4, 9 का डिफरेंस 1, आंसर नहीं होगा। 4, 3, 7 और अच्छा, इसमें अप्रोक्सीमेट बन रहा है क्या? हाँ, फिर अप्रोक्सीमेट बन रहा होगा, इसीलिए 11 से नहीं कटा, क्योंकि 3 से काटना है तो अप्रोक्सीमेट बनेगा। यहां आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो मोए मोए हो जाएगा, बटे 10। यहाँ आपको क्योंकि 3 से, तो भाई अप्रोक्सीमेट जाएगा, है ना, उसने लगभग पूछा है। मैं यहीं पर पहले सवाल में देख लेता तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं करता। ये जाएगा 7, 7, 49। 49 गुणा 49 क्या होता है? 2401 होता है ना। 49 का स्क्वायर गुणा 7 गुणा 22 गुणा 4 बटा 3। 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, गुणा 22 गुणा 4 बटा 3। 22 की करेंगे, 22 सत्ते 154, हासिल का 15। 22 0 0, 15 का 5 ले लो, हासिल का 1। 22 छिक्के 132 और 1 133, हासिल का 13। 22 एकम 22 और 13 35, गुणा 4 बटा 3। 4 चौके 16, 4 पंजे 20 1 21, 4 तिया 12 2 14, 4 पंजे 20 1 21, 4 तिया 12 और 2 14, बटा 3। 3 चौके 12 2, 3 सत्ते 21, और 3 चौके 12 2, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। हमें 1000 से भी तो डिवाइड करना है ना, 3 जीरो भी तो है नीचे, इसको कौन याद रखेगा? 3 जीरो 1000 से भी तो डिवाइड करना है। तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 1, 3 तिया 9 2, 3 अट्ठे 24, बटे आप 1000 करोगे, 3 अट्ठे 24, तो 3 छिंग 18,
तो 471 पॉइंट समथिंग जा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार अपनी मल्टीप्लीकेशन चेक करना बच्चे, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 49 गुणा 49 कितना हो गया? 2400 एक ही होता है ना, क्योंकि 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है। 7 एकम 7, 0, 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 22 सत्ते 154, हासिल का 15, 22 0 0, 15 का 5, हासिल का 1, 22 दूनी 44, सॉरी 22 अट्ठे 176, और हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी कुछ गड़बड़ यहीं पर हुआ है, 22 की गुणा करने में कुछ फॉल्ट हुआ है। 22 सत्ते 154, हासिल का 15, 22 0 0 5, हासिल का 1, 22 अट्ठे 176, और 1 177, हासिल का 17, 22 छिक्के 132, और 17 कितना होता है? 132 और 17 149 का 9, हासिल के 14, 22 एकम 22 और 14 36, और गुणा 4, डिवाइड बाई 3 गुणा 1000। 4 की गुणा करना, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 नाम 36, 2 38, 3, 4 छिंग 24 और 3 27, 2, 4 तिया 12 और 2 14, डिवाइड बाई 3 गुणा 1000। 3 चौके 12, 2, 3 नाम 27, 4 9 से देखो कहानी शुरू हुई है, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे हट गए, एक ही ऑप्शन है। कहानी अगर 4 9 से हुई है तो एक ही ऑप्शन है ना भाई? हमने इसको 3 से काटा, भाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही तो एडजस्ट होंगी। शुरुआत किससे होगी? 4 9 से, तो लगभग लगभग हम कहेंगे 493। हम तो नहीं करते पूरा कैलकुलेट, हमने तो देखा 4 9 से शुरुआत हुई है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 9 से शुरुआत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। सवाल नंबर नेक्स्ट आते हैं और देखेंगे इसमें क्या है। कह रहे यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो 49 और 25 है तो आयतन का रेशियो क्या होगा? देखो, यहां हमें क्षेत्रफल का रेशियो दिया बच्चे, क्षेत्रफल का रेशियो कितना है? 49 और 25। अब हमें पता है कि जो गोले का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। हमें 4 पाई से मतलब नहीं है, हमें केवल आर स्क्वायर से मतलब है। यानी कि जो ये 25 49 और 25 दे रखा है ना, ये आर स्क्वायर का रेशियो है एक्चुअल में। किसका रेशियो है? आर स्क्वायर का। तो अगर मुझे यहां से रेडियस का रेशियो चाहिए तो मैं अंडर रूट करूंगा, क्योंकि ये रेशियो स्क्वायर का है, क्षेत्रफल में तो स्क्वायर आता है, तो वहां से त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे तो अंडर रूट कर दो, हो जाएगा 7 5। अब आप त्रिज्या से आयतन के रेशियो निकालो, वो मैंने आपको बता दिया कि त्रिज्या से आयतन का रेशियो निकालना है तो आप घन कर दोगे त्रिज्या का, ये हो जाएगा 343 और 125। 343 और 125, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। बताओ भाई जल्दी से। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो इस गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है? आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो में निकाल लो कि भाई उसने बोला इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, और एक तरफ वो आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, और आयतन होता है बच्चे 4/3 पाई r क्यूब, होता है कि नहीं? उसने परसेंटेज पूछा है कि जो उसका सरफेस एरिया है ना, वो आयतन का कितना परसेंट है, वॉल्यूम का कितना परसेंट। तो आप कहेंगे सर 4 पाई से 4 पाई गया, और 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर होता है ना, तभी तो मैं कहूं r क्यूब कहां से आ गया। तो ये आर स्क्वायर से एक आर चला गया, आर बचेगा, है ना? ये 3 इधर आ जाएगा और यहां बचेगा केवल आर। क्या बचेगा? यहां बचेगा केवल आर। अब सवाल में हमें त्रिज्या दे रखी है भाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है? वो तो 2 दे रखी है।
अब सवाल आपसे क्या कहता है, सवाल कहता है कि जो जो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान है वो आयतन का कितना परसेंट है। आयतन का, आयतन का कितना परसेंट है बताइए। ये 6 है ना रेडियस, तो 6। तो आयतन का कितना परसेंट है, ये आ जाएगा 3। और जिसका पूछ रहा है उसको नीचे रख दो और गुणा 100। आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा 50 बार। सर 50% है। कितना, 50%। रेडियस 6 दिया हुआ है, तो रेडियस 6 है, तो उसने बोला जो सरफेस एरिया है वो आयतन यानी कि वॉल्यूम का कितना परसेंट है। परसेंटेज में एक चीज मैंने सिखाई थी, जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या हमेशा नीचे आ जाएगी। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे छोटे गोले कंचे बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी कि प्रत्येक गोले की रेडियस क्या होती है। और एक चीज मैंने आपको बताई कि एक चीज को पिघलाकर जब दूसरी चीज में ढाला जाता है तो आयतन यानी कि वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। अब कह रहा है एक बड़ा गोला है, उसका व्यास 15 सेंटीमीटर है, उसमें से छोटे छोटे गोले बनाए गए 125। तो इस बड़े गोले का जो आयतन होगा ना वो छोटे छोटे 125 गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले का रेडियस कितना है बच्चा, 2r दे रखा है 15, तो यहां से r कितना हो जाएगा 15/2। तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और 15/2 का क्यूब। और एक छोटे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब, त्रिज्या का क्यूब। ये छोटे गोले का आयतन है एक का। और ऐसे कितने गोले हैं, आप कहेंगे सर ऐसे तो 125 गोले हैं, तो गुणा 125। बड़े गोले का आयतन छोटे छोटे सारे गोले के आयतन के मैंने बराबर कर दिया। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, 15 गुणा 15 गुणा 15, या फिर ऐसे करो 15 का क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 125 नीचे आ जाएगा बराबर आर क्यूब। अगर मैं यहां से आर कहूंगा तो ये क्यूब है ना, इधर जाकर घनमूल हो जाएगा, तो 15 का क्यूब बटे 8 गुणा 125। गुणा मत करना क्योंकि ये सारी संख्या अपने आप में घन है, प्रॉपर क्यूब है। तो अगर मैं 15 के क्यूब का घनमूल करता हूं तो 15 बाहर आएगा। बच्चे 8 का घनमूल करता हूं तो 2 बाहर आएगा। और 125 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट करता हूं तो 5 बाहर आएगा। 5 तिया 15, यानी कि छोटे गोले की त्रिज्या आ गई 3/2 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 3/2 सेंटीमीटर। सवाल ने कहा भाई उसका सरफेस एरिया बता दो, तो 4 पाई r² होता है सरफेस एरिया। तो 4 पाई और 3/2 का स्क्वायर, तो 4 पाई गुणा 9/4, 4 से 4 गया, आंसर आ जाएगा 9 पाई। कितना होगा भाई, 9 पाई, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए बस, 3-4 सवाल और बचे हुए हैं, फिर खत्म है चैप्टर, ही खत्म है, फिर है ही नहीं। 3-4 सवाल के चक्कर में अब छोड़ना चाहोगे क्या आप, चैप्टर ही खत्म है फिर। कह रहा है 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लकड़ी का गोला है, गोले से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े संभावित घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो मैंने स्पेशल में लिखवाया आपको कि किसी भी गोले से काटे जा सकने वाले जो घन का जो भुजा होगी ना वो 2/√3 r के बराबर होगी। क्या मैंने यही लिखवाया आपको, यस, कि भाई इसका जो भुजा होगी 2/√3 r के बराबर होगी। तो घन की यहां से आप क्या करो, भुजा निकाल दो, तो 2/√3 गुणा 15√3, त्रिज्या दे रखी है ना, ये जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि उस घन की साइड आ गई, भुजा आ गई। कह रहा है उस घन का
पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a², 6 × 30 का स्क्वायर, 6 × 30 का स्क्वायर होता है 900, और 9 × 6 = 54, यानी कि 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया भाई? 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2028 नहीं, सॉरी, 2023 है ये। आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, उत्तर बताएंगे इसका। एक अर्धगोला की त्रिज्या 3.5 है। 3.5 को फ्रैक्शन में लिखना आपको पता है। 3 का डबल करो 6, 1 जोड़ दो 7/2। इसका आयतन क्या होगा भाई? अर्धगोले का वॉल्यूम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है? 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 22×7 = 154 गुणा 7/2 दूनी 4 तिया 12, 7 चौके 28, 2 7 पंजे 35, 2 37, 7 एकम 7 3 10/12। देखो 12 अट्ठे 96, 7 4 11, 12 अट्ठे 96, और 12 निम्मा 108, 89 पॉइंट समथिंग जाएगा, 89 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है 89.83। ऑप्शन देखोगे तो ज्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी आपको, है ना? ऑप्शन अगर आपने देख लिया तो 89 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से इसे रंगने का खर्चा क्या है? अंदर की तरफ से मुझे रंगना है। अंदर, आप ऐसे कटोरा हाथ में लो, आपके पास होगा, ऐसे कटोरा हाथ में लो, जो अंदर का हिस्सा आपको दिखेगा उसका सरफेस एरिया क्या होता है? अंदर की तरफ से रंगना है, उसका सरफेस एरिया होगा 2πr², है ना? आंतरिक व्यास दे रखा है हमें, अंदर का व्यास, तो अंदर का डायमीटर यानी कि 2r की वैल्यू कितनी है बच्चा? 14। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। तो हमसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने के 15 रुपए लगते हैं। तो अंदर से रंगना है, अंदर से रंगना है यानी कि 2πr²। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? 2πr²। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7 गुणा 7 जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 7, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। हमें 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से रंगना है। तो खर्चा कितना होगा? आप बता दो मुझे कितना खर्चा आएगा भाई? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। एक बार फिर से पढ़े सवाल को, एक बार देखते हैं। 308 गुणा 15 करना जरा, 15 अट्ठे 120, 12, 15 0 0 2, 15 3 45 46, नहीं अंदर से ही तो रंग रहा है। 4620 टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा बच्चे इसका। अंदर से, आप समझे नहीं क्या? अंदर से रंगना है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है कि अंदर, अंदर वाला, और जो बाहर का इसका पेरीफेरी है, जो बाहर का कोना होता है ना, कोना, वो होता है πr²। बाहर वाला पार्ट, कोना आपने ऐसे बनाया, और पूरा आप ऐसे सोचो कि आपके पास अर्धगोला है, किसका? लोहे का।
लोहे का अर्धगोला है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर बाहर वाला, और जो ऊपर का पार्ट जिसपे आप ऐसे हाथ फिरा सकते हो, πr² तो 3 πr²। लेकिन ये कटोरा है तो अंदर से रंगोगे तो 2 πr² ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4620। ये सवाल चलो आपको मैं अब होमवर्क देता हूं, और ये लास्ट होमवर्क है, या कर ही लो, चलो इसे होमवर्क नहीं, कर ही लो। यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? अर्धगोले के टोटल सरफेस एरिया के, यानी कि 3 पाई r2 के स्क्वायर के बराबर। ऐसा सवाल ने बोला है। पाई से पाई उड़ा दो तो 4 r1 का स्क्वायर बराबर 3 r2 का स्क्वायर। क्या बोला सवाल ने? r2 क्या होगा? ये 3 को इधर ले आओ, तो r2 का स्क्वायर क्या होगा? 4/3 r1 का स्क्वायर। तो r2 क्या हो जाएगा बच्चे? √ऑफ 4/3 r1 का स्क्वायर। देखो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, r1 स्क्वायर का r1 आ जाएगा, और ये अंडर रूट ऐसे ही बचेगा। भाई 3 थोड़ी आएगा रूट से बाहर, 3 थोड़ी आएगा रूट से बाहर, 2 ही आ जाएगा। 4 का r1 स्क्वायर का r1, तो 2r1/√3। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। तो देखो, हालांकि मेंसुरेशन, सुनो मेरी बात, अब पढ़ने को मेंसुरेशन इतना बड़ा चैप्टर है कि ये महीने भर चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एक। उस एक सवाल के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता था आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से, उतना मैंने कवर करा दिया। मेरी बात फिर सुनो, मैं कह रहा हूं करने को बहुत बाकी है अभी मेंसुरेशन में। मैं कह रहा हूं 20 दिन और क्लास चल जाएगी मेंसुरेशन की, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी आपके लिए। एक छोटी सी क्लास 3-4 घंटे की मैं यूट्यूब पर कराऊंगा मेंसुरेशन की, वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। डीआई और पार्टनरशिप, साझेदारी जिसको पढ़ने हैं आप, अवसर 1.0 बैच जो है आप सभी का ओपन है, वहां से पढ़ लेना। 2019 के बाद उनसे सवाल नहीं बने हैं, फिर भी आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मैं पढ़ लूं, तो अपने कभी संडे में फ्री टाइम आपके पास हो संडे में, तो उनको पढ़ लेना अगर जरूरत आपको लगे तो। दूसरी बात, यहां पर आकर आपका जो सिलेबस होता है बच्चे, सिलेबस जो होता है आपका कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, तो सिलेबस यहां पर आकर आपका कंप्लीट होता है। और अब हमारी जो मुलाकात हुआ करेगी वो यूट्यूब के माध्यम से हुआ करेगी, और काफी अच्छा सफर रहा आप लोगों के साथ। और एसएससी जीडी वालों के साथ ना तो लगाव ही अलग है ना, एक अटैचमेंट ही अलग है आप लोगों के साथ। तो आ, हर साल आते हैं बच्चे, हर साल पढ़ते हैं, लगते हैं बाहर, कहीं ना कहीं मिलते हैं, सम्मान समारोह में आते हैं, और मतलब एक परिवार वाली सी फील आती है आप लोगों के साथ। तो ठीक है, आप लोग मुझसे प्रॉमिस लो कि हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात है वो बहुत जल्दी सम्मान समारोह में होने वाली है। अपने पेरेंट्स के साथ आप आओगे, और 1 to 1 मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि सर बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, और क्या कैसे आपकी जर्नी रही। 1 महीना है बच्चे, इस 1 महीने को आप ऐसे ही निकाल दो, या इस 1 महीने को आप 2 महीने 3 महीने में बदल दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस फाइनली मैं यही कह के जाऊंगा कि हार नहीं माननी, बस आपने अपने अंदर से हार नहीं माननी। अगर आप अपने अंदर से हार मान गए ना, तो दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको उठा नहीं सकता है। फिर कुछ भी कहता रहे, आस पड़ोसी, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, कोई कुछ भी कहता रहे, अपने अंदर ना आपके ये रहना चाहिए कि मैं लग जाऊंगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये जो ज्योति है ना, ये अंदर जलती रहनी चाहिए आपके कि मैं लग जाऊंगा। जहां आप अंदर से टूटे कि मैं नहीं लग पाऊंगा ना, वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी फिर। बाकी हम आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ईमानदारी से पढ़ना, धोखा मत करना। धोखा का मतलब है कि 2-2.5 घंटे इधर उधर निकल गए,
वो धोखा होगा, और वो आपके खुद के साथ धोखा होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। दिन में पढ़े हो 1 घंटे, घर वालों से करो आज तो मैं 6 घंटे पढ़ा हूँ, वो घर वालों का बेवकूफ नहीं बना रहे आप। किसका बेवकूफ? अपने आप का बेवकूफ बना रहे हो। कल इसका परिणाम किसको झेलना पड़ेगा? आपको झेलना पड़ेगा। तो लग जाइए। बाकी यूट्यूब पर जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए मैं करूंगा। और संडे मिले आपको, कोई संडे आएंगे 3-4, किसी संडे में बैठकर आराम से बिना कॉपी पेन उठाए वो देख लेना, ग्राफ वगैरह अवसर 1.0 बैच में से मैंने ही पढ़ाया 2 महीने पहले, पार्टनरशिप देख लेना उसमें से, है ना। खाली टाइम में प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, वो मैं कह रहा हूँ तो जब पिछले 5 साल से क्वेश्चन नहीं बने उनसे, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना उनको। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं अब यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।